वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 21 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी दुख भरी कहानी सुना देता हूँ। आज एक्चुअली मुझे कहीं बाहर आना पड़ा, तो बाहर आते वक्त मैंने अपना लैपटॉप, चार्जर और पेन टैब पैक किया। लेकिन दुख की बात यह रही कि पेन टैब में केवल टैब ही पैक हुआ, पेन पैक नहीं हुई। तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि आज मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है और मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो आपको आज थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा। वैसे मैं कर्सर से मार्क करने की कोशिश जरूर से करूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले ये जानकारी है नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। आप प्रारंभ 4, सीएसएम या फिर जो 3 ऑप्शनल हैं, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इसे एक्सेस कर सकते हैं 25 दिसंबर तक नो कॉस्ट ईएमआई पे। वैसे जब भी आप इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो कोर्स की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई में आप सेम प्राइस पे अपना कोर्स इंस्टॉलमेंट में भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर मेल भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो इंडियन डेजर्ट कैट के बारे में है। इंडियन डेजर्ट कैट नाम से समझ में आ रहा है डेजर्ट वाले इलाके में रहती होगी। डेजर्ट कहाँ होता है? डेजर्ट इंडिया में आपको मिल जाएगा थार का डेजर्ट राजस्थान में। लेकिन अभी इन्हें फॉर द फर्स्ट टाइम स्पॉट किया गया है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में, पीटीआर में। अब भगवान ही जाने वहां कैसे पहुंच गई, बट पहुंच गई। साइंटिफिक नेम फेलिस सिल्वेस्ट्रिस और नाते। वैसे यूपीएससी पूछती तो नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। इंडियन डेजर्ट कैट, इन्हें एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट के नाम से भी पुकारते हैं या एशियाटिक वाइल्ड कैट भी बोलते हैं। ये जो कैट है ये सब स्पीसीज है अफ्रीकन वाइल्ड कैट की। देशों की बात करें तो ये आपको कजाकिस्तान में मिल जाएगी, चाइना और मंगोलिया में। इंडिया के मेनली ये वेस्टर्न पार्ट में मिलती है, जहां पर आपको रेगिस्तान भी देखने को मिल जाता है। हैबिटेट, ये डिजर्ट वाले एरिया में रहना पसंद करती है और काफी लंबे समय तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर लेती है। इसके शरीर के ऊपर कुशन लाइक हेयर्स होते हैं जो डिजर्ट के टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन आता है उसे बैलेंस करने में इनकी मदद करते हैं। ये जैसे दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में ठंड बढ़ जाती है, तो दोनों ही ये मैनेज कर लेते हैं। एशियाटिक वाइल्ड कैट थार डिजर्ट में इंडिया में आपको मिलेंगे और स्क्रब डिजर्ट्स में भी मिल जाते हैं। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में और मिर्जापुर फॉरेस्ट में भी कई बार इन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये है लीस्ट कंसर्न, मतलब चिंता की बात नहीं है, संख्या है पर्याप्त। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। पन्ना टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, जहां पे इन्हें अभी हाल में स्पॉट किया गया है। 1981 में पन्ना टाइगर रिजर्व को स्टैब्लिश किया गया था। जो विंध्य माउंटेन रेंज है मध्य प्रदेश के नदर्न पार्ट में, वहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। एक रिवर है केन रिवर, ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये आपको इसी टाइगर रिजर्व से फ्लो करती हुई मिलेगी। पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए ये पूरा रीजन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको मिलेंगे मार्शी वेजिटेशन, कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स के जो काफ़ी रेयर हैं उनकी बड़ी संख्या यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि कत्था, गम और रेजिन्स। रेजिन एक्चुअली में गम नुमा पदार्थ ही होता है, लेसलेसा सा, जिसका इस्तेमाल जो कई सारे पेड़ों में निकलता है, पौधों में निकलता है, उसका इस्तेमाल दवाइयों के तौर पे किया जाता है। फौना में हमें मिलते हैं टाइगर, लेपर्ड और चिंकारा, जो कि इंडेंजर्ड है मोरलेस। सियागोस और जंगल कैट भी हमें यहाँ मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एक्सोटिक एनिमल्स जैसे कि चीतल, नीलगाय, स्लोथ बियर और सांभर भी यहाँ दिखते हैं। पक्षियों की प्रजातियां 200 से ज्यादा मिल जाएंगी। किंग वल्चर, इंडियन वल्चर और बार हेडेड गूज ये प्रोमिनेंट है यहाँ पे। कुछ और भी टाइगर रिजर्व्स हैं जो मध्य प्रदेश में ही हैं। उनके नाम हैं संजय दुबरी, सतपुड़ा, बंधवगढ़, माधव नेशनल पार्क और 5 पीच टाइगर रिजर्व। ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं मोरलेस कहा जाए तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अग्नि पी मिसाइल्स के बारे में है। डीआरडीओ ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अग्नि पी मिसाइल को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा के कोस्ट के नजदीक से। अग्नि पी मिसाइल की बात करते हैं, ये नए जनरेशन की न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जमीन से जमीन पर मार कर सकती है। न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट है ये अग्नि क्लास का। अग्नि क्लास की वैसे तो रेंज बहुत ज़्यादा है, जैसे अग्नि 5 की रेंज 5000 से 5500 बताई जाती है किलोमीटर में, ठीक है। इसकी रेंज अग्नि पी की ऐसा नहीं कि उसके ऊपर है 7000 8000 है, ऐसा नहीं है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की है। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ही प्रिसिशन के साथ मार कर सकती है, मतलब अपने टारगेट को बहुत ही सटीकता के साथ हिट कर सकती है। 2 स्टेज कैनिस्टराइजेशन सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल इस्तेमाल किया गया है। डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है।
यहां पर दोनों शब्दों का मतलब मैं आपको बता देता हूं। कैनिस्टराइजेशन का मतलब क्या होता है और रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें एक कैनिस्टर में रखा जाता है। जो मेरा कर्सर है मैं उसी से इसे ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर ये जो मिसाइल इसके कैनिस्टर के अंदर रखी जाती है, एक तो ये ज़्यादा सेफ होती है, ठीक है। दूसरा, इन्हें व्हीकल्स में लेकर कैरी करके जाना बहुत आसान होता है, और इन्हें जब मार करना होता है या इन्हें लॉन्च करना होता है तो कैनिस्टर में इन्हें लॉन्च करने में काफ़ी कम टाइम लगता है, आसानी होती है। इसीलिए जिस भी मिसाइल का कैनिस्टराइजेशन किया जा सकता है वो ज़्यादा इफिशियंट हो जाते हैं। रिडंडेंसीज का मतलब ये होता है कि इसमें हम दो सिस्टम लगाते हैं। कोई एक बैकअप फीचर होता है, लाइक मान लीजिए कि गाइडेंस सिस्टम हमारा फेल कर जाए, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हिट करना है, तो एक बैकअप फीचर होगा जो उस समय के लिए अल्टरनेट गाइडेंस सिस्टम दे देगा, तो हम अपना टारगेट एक सिस्टम के फेल हो जाने के बाद भी हिट कर पाएंगे। इसे ही कहा जाता है रिडंडेंसीज, मतलब आपके पास बैकअप बना रहे। बात करते हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। देखिए अग्नि पी और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स या अग्नि मिसाइल जो सीरीज है, इनको बनाने की शुरुआत इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की गई थी, जिसे शुरू किया गया था हमारे ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट के द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा 1980s में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत हमने 5 प्रकार की मिसाइल्स को बनाया, जैसे कि अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी और नाग। अग्नि मिसाइल की सीरीज में अभी तक हमने बना ली हैं 5 मिसाइल्स। अग्नि 1 जिसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर है, 2 2000 की रेंज पर, 3 2500 की रेंज पर, 4 3500 की रेंज पर। ये सड़क पे किसी मोबाइल व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। फर्दर अग्नि 5 हमारा मोस्ट एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मार कर सकता है। 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और अग्नि पी मिसाइल जो आ रही है, इसकी रेंज 1000 से 2000 है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स को लेकर है। कई सारे कन्वेंशनल वेपन्स हैं जो डिफरेंशिएट नहीं करते कि कौन दुश्मन है और कौन दुश्मन नहीं है, वो सभी के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं। तो इन पर रोक लगाने को लेकर एक कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में कई सारे देश हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया भी इस कन्वेंशन का हिस्सा है। अभी हाल ही में 125 देश जो इसके हैं, इनकी मेजॉरिटी ने इस बात पर सहमति जताई कि हम किलर रोबोट्स जो होते हैं उनको कर्व करेंगे। किलर रोबोट्स, ऐसे रोबोट्स जो खुद से डिसीजन लेके अपने टारगेट को मारने की क्षमता रखते हों। ऐसे हथियार जिन्हें, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें डिस्टिंक्शन यही है कि वो वेपन जो दुश्मन में और सिविलियन में विभेद नहीं करता, बस मार देता है। ऐसे वेपन्स को कई बार इनह्यूमेन वेपन इस पूरे कन्वेंशन को इनह्यूमेन वेपन कन्वेंशन भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, इसे जिनेवा में 1980 में कंक्लूड किया गया और 1983 में ये इफेक्टिव हुआ। पर्पज यही था कि हम ऐसे वेपन्स को रिस्ट्रिक्ट करें जिनका यूज अननेसेसरी है, अनजस्टिफिएबल है और इनडिस्क्रिमिनेट है। इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स, ब्लाइंडिंग लेजर्स जिनको आप हिट कर दें तो आदमी अंधा हो जाता है, बॉबी ट्रैप्स, कुछ देखिए इसे नुकीले से जाल बिछा दिए जाते हैं जंगलों में। अगर कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा तो पैर वहां पे फंस जाएगा, फिर वो वहां से निकल नहीं पाएगा। और कई बार इनके नीचे एक्सप्लोजिव्स लगा दिए जाते हैं, मतलब अगर वो जबरदस्ती पैर को निकालने की कोशिश करेगा तो एक्सप्लोजिव फट जाएगा। तो ऐसे ट्रैप्स को भी बैन करने की बात चलती है। मतलब ऐसे हथियार जो फाइटर्स और सिविलियंस के बीच में भेद नहीं कर पाते। लैंड माइंस, बॉबी ट्रैप, इंसेंडरी डिवाइसेस, ब्लाइंडिंग लेजर वेपन्स और एक्सप्लोजिव रेमनेंट्स, इन सभी को रिस्ट्रिक्ट करने की बात की जाती है। लेकिन इस कन्वेंशन में अभी किलर रोबोट की बात नहीं की गई है, तो अब किलर रोबोट को भी इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है और इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। किलर रोबोट देखिए ऐसा कोई भी रोबोट हो सकता है जो वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो, जिसमें या तो बहुत कम या फिर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो ही ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, इमेज रिकॉग्निशन की मदद से अपने दुश्मन को पहचानता हो और हमला करता हो। जो वॉर प्लानर्स हैं वो किलर रोबोट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी डिसीजंस ले सके बैटलफील्ड में। कई बार इसमें ड्राइवरलेस टैंक्स और ड्रोन्स आ जाते हैं, वो खुद से ही डिसीजन लेके हमला कर देते हैं। जो किलर रोबोट्स होते हैं, ऐसा माना जाता है कि मोरली गलत है, बिकॉज हम किसी भी मशीन को डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं जो खतरनाक है और जानलेवा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइप्रस के बारे में है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अभी डायरेक्ट किया है सभी इंजीनियर और टेक्निकल कॉलेजेस को कि आप अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स को चेता दीजिए,
उनको बढ़िया तरीके से समझा दीजिए कि वो किसी भी ऐसे देश के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले किसी भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिस देश को या जिस पॉलिटिकल टेरिटरी को, एंटिटी को इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता। मतलब दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं या पॉलिटिकल एंटिटीज हैं जो विवादित हैं, जिनको भारत सरकार नहीं मानती कि वो एक देश है। वहां अगर कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है तो भला भारत के एकेडमेसिया के लोग वहां पे क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? लेकिन अभी ऐसा हुआ। इस बात को लेकर साइप्रस ने कड़ी आपत्ति जताई। एक्चुअली में साइप्रस का जो नदन पार्ट है वो टर्की ने कब्जा रखा है और वहां पर एक आयोजित किया गया था कॉन्फ्रेंस। इंडिया की कुछ टेक्निकल एजुकेशन से बिलोंग करने वाले जो एकेडमिशिया के लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो साइप्रस ने इस पर आपत्ति जताई और उसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पर संज्ञान लिया और AICTE ने इस पर अपनी गाइडलाइंस जारी की। बात करते हैं साइप्रस के बारे में। साइप्रस, जिसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस भी कहा जाता है, एक आइलैंड कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में। इस मैप को देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है ब्लैक सी, ये है मेडिटेरेनियन सी, यहां पर है ग्रीस, ये है टर्की और यहां पर है साइप्रस। ठीक है, ये लोकेशन साइप्रस के लिए दिखाई गई है। तो मेडिटेरेनियन सी के नदन पार्ट में आपको साइप्रस मिलता है। साइप्रस का ये जो सदर्न पार्ट है ये तो साइप्रस के पास ओरिजिनली है, लेकिन इस हिस्से को कब्जा रखा है टर्की ने। टर्की के अलावा और कोई भी देश इसे मान्यता नहीं देता। ठीक है, तो टर्किश रिपब्लिक ऑन नदर्न साइप्रस वैसे वहीं के लोग हैं, लेकिन टर्की का बैकअप है इन्हें। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये बात समझ में आ गई। ये तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। टर्की के साउथ में है, सीरिया के वेस्ट में है, गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ वेस्ट में है, इजराइल लेबनान को भी आप यहां पे ले सकते हैं, इजिप्ट के नॉर्थ में है और ग्रीस के साउथ ईस्ट में है। इसकी कैपिटल है निकोसिया। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस दो हिस्से में बटा हुआ है। पहला एरिया जो है वो तो नीचे का हिस्सा, साउथ पार्ट, 59% लगभग ये एरिया आता है। ये तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पास है, लेकिन जो नॉर्थ है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस इन्होंने नाम रख रखा है। इसे कोई और देश मान्यता देता नहीं, लेकिन ये आइलैंड का 36% एरिया कवर हो जाता है यहाँ पे, और 4% एरिया है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने बफर जोन बना रखा है ताकि दोनों पार्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना होने पाए। ये ग्रीन कलर वाला एरिया जो आप देख रहे हो ये बफर जोन है और ये लगभग इस आइलैंड का 4% तो हो ही जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो CADS 500 के बारे में है। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अभी 500 kg का एक डिलीवरी 18 दिसंबर 2021 को डिलीवर कर दिया अपनी एरियल डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल करके, जिसके लिए ये एक एक्चुअली में पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं। इस पैराशूट को कहा जाता है रैप, यानी कि रैम एयर पैराशूट। इसमें होता क्या है कि GPS का इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह वहीं से डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होती हैं जो बताती रहती हैं कि आपको किस तरफ जाना है। उसी के बेसिस पे 500 kg तक का कोई भी पेलोड, कोई भी सामान किसी जगह पे बहुत ही सटीकता के साथ पहुंचा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन विजय के बारे में है। ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने गोवा को आज़ाद कराया था। 19 दिसंबर को हर साल ऑपरेशन विजय या गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, जिसके बेसिस पे हम ऑपरेशन विजय को भी याद करते हैं। पुर्तगीज के अंडर में हुआ करता था गोवा 1961 के पहले, जब तक कि हमने इसे आज़ाद नहीं करवा लिया। 451 साल 451 ईयर्स पुर्तगालियों ने कब्जा जमा रखा था इतने सालों तक गोवा के ऊपर। देखिए, जो पुर्तगीज हैं वो 1641 में मराठास से छीन लेते हैं गोवा को। उसके बाद दोनों के बीच में एक झड़प होती है, फिर पीस ट्रीटी हो जाती है। 19वीं सेंचुरी में जो गोवा के लोग थे उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन 1940s का जो पूरा दौर आया उसमें वहां पर भी सत्याग्रह शुरू हो गए। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ने से मना कर दिया। काफ़ी बातचीत चली, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए गए, पुर्तगाल से बात की गई, बट वो मान नहीं रहे थे। 1961 में फाइनली जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने प्लान किया और ऑपरेशन विजय चलाया गया। वहाँ पे कुछ रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स भी थे जो गोवा को आज़ाद करवाने के लिए काम कर रहे थे। फाइनली बहुत ही कम रेजिस्टेंस के बाद जो वहाँ का गवर्नर जनरल था उसने सरेंडर कर दिया और गोवा भारत का हिस्सा बन गया। इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन विजय, जिसे लीड किया गया था जनरल JN चौधरी जी के द्वारा। वॉर मेमोरियल इंडियन नेवल शिप गोमंतक में है, जो कि 7 सेलर्स और अन्य पर्सनल्स के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था ऑपरेशन विजय के दौरान भारत को आज़ाद कराने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में है, जो अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भूटान की ओर से दिया गया है, जिसका नाम है नगदक पेलजी खोरलो।
ये जो अवार्ड है ये भी दिया गया है भूटान के नेशनल डे पर, जो कि 17 दिसंबर को होता है। ये भूटान का हाईएस्ट डेकोरेशन है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो भूटान के लिए एक महत्वपूर्ण सर्विस दे, जो उनके लिए रिकॉग्नाइज करने लायक हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के बारे में है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का उद्देश्य यही है कि हॉस्पिटल्स को टैग किया जाए कि एक बच्चे के पैदा होने के बाद या उसके पहले जो भी बेसिक एमिनिटीज या सुविधाएं जरूरी होती हैं वो उस हॉस्पिटल में हैं या फिर नहीं है। इसे लॉन्च किया गया है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा AHPI का, यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, मोटिव यही है कि हॉस्पिटल्स को टैग किया जाए कि वहां पर कैसी सुविधाएं हैं एक बेबी के लिए। केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही इसमें कवर होंगे, उन्हें ही टैग किया जाएगा। और ये माँ प्रोग्राम का हिस्सा होगा जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में लॉन्च किया था। जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा वो 2 लेवल पे होगा। एक तो हॉस्पिटल्स खुद को ही असेस करेंगे, उसके बाद एक एक्सटर्नल असेसमेंट किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें टैग दिया जाएगा कि वो बेबी फ्रेंडली हैं या नहीं है। देखिए, एक्चुअली में ये जो टूल है इवेल्युएशन का, इसे हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मिलकर डेवलप किया है। चेन्नई के ब्लूम हॉस्पिटल को पहले हॉस्पिटल का टैग मिला जो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बन चुका है, या फिर आप उसे बेबी फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ये WHO और यूनिसेफ ने 1991 में चलाया था। 1990 में एक डिक्लेरेशन आया था, इनोसेंटी डिक्लेरेशन, उसके बाद ही इसे चलाया गया था। इंडिया ने 1993 में इसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन 1998 के बाद मामला शांत पड़ गया। 2 दशक के बाद एक बार फिर से इसे शुरू किया गया है। रिवीजन करते हैं। इंडियन डेजर्ट कैट IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, गलत है। लीस्ट कंसर्न्ड है। अग्नि P मिसाइल रेंज 5000 किलोमीटर है, गलत है। 1000 से 2000 किलोमीटर है। साइप्रस आइलैंड कंट्री है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में, दैट्स ट्रू। ये कोड नेम था हमारी आर्म फोर्सेस का, जिसके जरिए हमने सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सियाचिन ग्लेशियर जो कश्मीर में है उस पर वापस से विजय पाई, गलत है। इसके जरिए हमने गोवा को आजाद कराया था पुर्तगालियों से। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव WHO यूनिसेफ का इनिशिएटिव है 1991 का। 1990 की इनोसेंटी डिक्लेरेशन के बाद आया, दैट्स ट्रू। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।